नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका एशिया नेट न्यूज हिंदी के खास प्रोग्राम में। आपके साथ मैं हूं श्रीकांत सोनी। कोरोना वायरस का दूसरा रूप बहुत ही खतरनाक होता जा रहा है। 4 लाख से ज्यादा कोरोना केसेस की पुष्टि हो चुकी है। आखिर क्या कारण है कि इतनी तेजी से लोग कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं? लोग क्या गलती कर रहे हैं? क्योंकि अब देखा यह भी जा रहा है कि कोरोना सीधे सांसों पर अटैक कर रहा है, यानी कि ये सबसे पहले अब फेफड़ों पर अटैक करता है, जिससे सांस लेने में दिक्कत होती है। और देश में जिस तरह से ऑक्सीजन की किल्लत हो रही है वो सबके सामने है। ऐसे में हम बात करेंगे कि कैसे कोरोना काल में अपने आप को स्वस्थ रखें, क्योंकि ये किसी चुनौती से कम नहीं है। हमारे साथ मौजूद हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के अग्रवाल हॉस्पिटल के एमडी, वरिष्ठ श्वास रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पीएन अग्रवाल साहब। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एशिया नेट न्यूज हिंदी में। धन्यवाद श्रीकांत, थैंक यू। सर, सबसे पहले मैं आपसे यही समझना चाहूंगा कि वर्तमान में कोरोना से जो स्थिति निर्मित हुई है उसे किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, ये किसी ने अपेक्षा नहीं की थी कि जनवरी तक तो सब अच्छा चल रहा था और सेकेंड वेव आएगी और इतनी भयानक तरह की वेव रहेगी। और सब कुछ होने के बाद भी आप देख रहे हैं कि संक्रमण की गति बहुत ज़्यादा है। वजह यह है कि इस बार इसमें मल्टीपल म्यूटेशंस हैं। उन म्यूटेशंस के कारण इस वायरस के कैरेक्टर में बदलाव आया है, इसके बिहेवियर में बदलाव आया है। एक तरफ तो इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी बहुत बढ़ गई है, बहुत कम समय में ज़्यादा संक्रमण फैलाता है। जहाँ पहले तो कोविड-19 पिछले साल में एक व्यक्ति से 1 या 2 व्यक्ति संक्रमित होते थे, यहाँ पर ये 10 गुना ज़्यादा संक्रमण फैला रहा है। इसलिए नंबर ऑफ पीपल्स इन्फेक्टेड इज मैसिव। मैसिव मतलब सो मच सो दैट कि अब 4 लाख से ज़्यादा संक्रमण प्रतिदिन देखे जा रहे हैं, जो वर्ल्ड में कहीं नहीं हुआ था। एक बात। दूसरी बात है कि इसका अब हम इनिशियल सिम्टम उतने ज़्यादा नहीं आ रहे हैं, इसमें बदलाव आ गया है। जो इनिशियल बहुत ज़्यादा तेज बुखार आना, बहुत ज़्यादा खांसी होना, सर्दी जुकाम होना कम मिल रहा है। ये जरूर है कि लॉस ऑफ टेस्ट एंड लॉस ऑफ स्मेल जरूर किसी किसी में मिल रही है, परंतु एक बार ये लंग्स में जाता है तो कुछ ही दिनों में 3, 4, 5 दिनों में हम देख रहे हैं कि सडनली रेस्पिरेटरी सिम्टम मिलने लगे हैं। और ये इस समय ये और इनिशियली किसी और सिम्टम पे ना जाके किसी और सिस्टम में ना जाके जहां सांस फूलना शुरू होती है और थकान होती है, उस समय सबसे ज्यादा खतरा बन गया है। जी। सर, आप मध्य प्रदेश के कोरोना एडवाइजरी के मेंबर भी हैं उसके, तो जैसा कि आपने जिक्र किया कि स्वाद नहीं आ रहा है, अगर किसी को सर्दी खांसी नहीं है और सिर्फ स्वाद नहीं आ रहा है तो क्या वो भी कोरोना पॉजिटिव माना जाएगा? आज के इस पेंडेमिक के समय में सडन लॉस ऑफ टेस्ट या लॉस ऑफ स्मेल ऑलमोस्ट सिनोनिमस है कोविड इन्फेक्शन के से। पर ये अच्छी बात है कि जिसमें ये सिम्टम होते हैं उसमें डिजीज माइल्ड हो रही है। जी, तो सर इसके लिए क्या करना चाहिए अगर जिसको भी इस तरह के सिम्टम, क्योंकि सिम्टम्स भी चेंज हो रहे हैं, पेट भी खराब हो रहा है ज्यादा, तो क्या वो भी कोरोना का सिम्टम्स है नया? हाँ जी, देखिए, सबसे पहली बात मैं सबसे कहना चाहूँगा कि थोड़े सिम्टम्स में बदलाव हैं। पर पहली बात याद ये रखना पड़ेगी कि आज के दिन पूरे देश में, पूरे विश्व में यदि कोई बुखार की वजह है तो सबसे पहले केवल कोविड है, कोई और इन्फेक्शन नहीं है। हम लोग अभी भी कुछ ना कुछ और सोचते नहीं, चलो कोरोना नहीं होगा, मैंने मेहनत ज़्यादा कर ली, मेरा गला खराब हो गया था, खट्टा खा लिया था या धूप लग गई थी, इस तरह लूज मोशन हो गए थे तो हो सकता है हैवी खा लिया था। पर ऐसा नहीं है। सिम्टम्स कई तरह के आ रहे हैं, जैसे रेस्पिरेटरी सिम्टम्स है, पेट के सिम्टम्स है, डायरिया हो रहा है, बैक एक हो रहा है, मसल पेन हो रहा है, हेडेक हो रहा है, सांस फूलना हो रहा है, कमजोरी और थकान हो रहा है। ये सारे सिम्टम्स से प्रेजेंटेशन हो रहे हैं। जरूरी नहीं कि बुखार तेज हो, पर यदि बुखार थोड़ा भी आ रहा है जो 1 दिन 2 दिन भी चला तो उसका मतलब है कि कोरोना की स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। और अतः सबको चौकन्ने रहना इसमें जरूरी है। जहां शुरू के 4-5 दिन अगर निकल जाते हैं ये सोचते हुए कि कुछ और हो सकता है, तब तक हम देखते हैं कि लंग्स में इन्वॉल्वमेंट दिखने लगा है, जो कि लक्षणों से और सीटी स्कैन से दिख जाता है। तो वहां से फिर बहुत एग्रेसिव होने लगा वायरस की अप्रोच। एक बार लंग इन्वॉल्वमेंट होता है तो हमको उसको यदि डायग्नोज कर लिया तो हम फिर पूरी ताकत से इलाज करना ही पड़ता है, क्योंकि बार बार देख रहे हैं कि शुरू में सपोज 5/25 सीटी स्कैन की रिपोर्टिंग आती है तो बहुत जल्दी 3, 4, 5 दिनों में 5 से बढ़ के 12, 15, 18, 20 भी चली जा रही है। यदि व्यक्ति डायबिटिक है, यदि इम्यूनो सप्रेस्ड है, बुजुर्ग है, और इवन यंगस्टर्स में भी जिनकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, उनमें भी अदर हैंड ज़्यादा एग्रेसिव वायरस का बिहेवियर रहता है और तेजी से बीमारी बढ़ रही है। तो इस समय सबसे आवश्यक है कि जल्दी उसको पहचानें, किसी को इग्नोर ना करें, उसको मिस ना करें,
और दूसरी बात ये भी बोलना चाहूंगा कि तरह तरह के व्हाट्सएप पे और दूसरे चैनल पे तरह तरह के ये नुस्खे चल रहे हैं जो अच्छे नहीं है। आपको साइंटिफिक बेसिस पे जाना पड़ेगा, क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाइए, पहले डायग्नोसिस तय कर लीजिए अपनी, इमीडिएटली आरटी-पीसीआर की या रैपिड एंटीजन की जांच कराइए, अपने लक्षणों को नोट करते जाइए, टेम्परेचर रिकॉर्ड करिए, ऑक्सीजन सैचुरेशन पे ध्यान दिए, जैसे बार बार गवर्नमेंट एजेंसीज हमको दिखा रही है, टीवी पे भी दिखा रही है, बार बार बता रही है। इंपॉर्टेंट बात है, अगर इंपॉर्टेंट आपका ऑक्सीजन लेवल 98 से 97 से घट के 96 से 95 आ रहा है, 3% या 2% का ड्रॉप भी सिग्निफिकेंट है, इसको त्वरित रिपोर्ट करना आवश्यक है। जी, जी। सर, इस बार का जो दूसरा रूप हमने देखा है कोरोना का, वो ऑक्सीजन पर ही अटैक कर रहा है, लोगों का ऑक्सीजन लेवल वो कम हो रहा है। इसको बढ़ाने के लिए, क्योंकि आप श्वास रोग विशेषज्ञ हैं सर, आप हमारे दर्शकों को बता सकते हैं कि कैसे ऑक्सीजन का लेवल ठीक करें, इसके लिए क्या कर सकते हैं, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, और क्या कोई एक्सरसाइज है जो आप बता सकते हैं? बिल्कुल इंपॉर्टेंट बात, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये श्रीकांत जी। देखिए, दो बातें, यदि व्यक्ति को कोरोना हो ही गया है, उसके बाद ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप हो रहा है, तो उस समय प्रोनिंग बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है। पेट के बल लेटने से 1-2-3 घंटे लेटने से फ्रंट के पोर्शन लंग्स के जो है वो नीचे होने से पीछे के पूरे एरिया में वेंटिलेशन होता है, और इसमें देखा कि डेफिनेटली इसमें ऑक्सीजन लेवल बढ़ते हैं। ये तो बात हुई कोविड पेशेंट की, पर आम आदमी की बात करें, हम अपनी बात करें तो कैसे अपना स्वास्थ्य बनाए रखें, कैसे इस कोरोना काल में जहाँ पे लंग्स सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं और ऑक्सीजन ही सबसे कम हो रही है, हमको अब हमारी ऑक्सीजन की क्षमता बना के रखनी ही पड़ेगी। बहुत आसान है, इसका मतलब है कि हमको वापस बेसिक्स पे जाना पड़ेगा। अच्छी एक्सरसाइज करिए, अच्छी फिटनेस बना के रखिए, अपनी ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ब्रीदिंग मसल्स की पावर हमको बढ़ाना होगा, हमारे लंग्स के उन हिस्सों का यूटिलाइजेशन रेगुलर बेसिस पे करना होगा जो रिजर्व के फॉर्म में रहते हैं। हम जब नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं तो केवल 500 ml एयर अंदर जाती है, जिसे हम एक ब्रेथ में, जिसे हम टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं। पर जब हम डीप ब्रेथ लेते हैं, जब हम दौड़ के आते हैं, तो एक बार में 3-3 लीटर हवा एक से एक सांस के साथ अंदर जाती है। तो हमको डीप ब्रीदिंग की एक्सरसाइज करनी होगी, जो सिंपल डीप ब्रीदिंग है, आप इससे गहरी सांस लेना छोड़ना कर सकते हैं, जिसको अगर योग में जाएं तो उसको कपालभाति भी बोलते हैं, भस्त्रिका भी दूसरी तरह की प्रणाली है, अनुलोम विलोम भी इसी का एक प्रकार है, और सिंपल डीप ब्रीदिंग। लाफ्टर क्लब में जाएंगे, हंसने, जो हंसने से आप गहरी सांस लेते हैं, हंसते, ये एक्सरसाइज है। वॉकिंग बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, स्विमिंग करिए, साइकिलिंग करिए, सीढ़ियाँ चढ़िए उतरिए, खेलिए, कुछ भी गेम खेलेंगे, हर एक्टिविटी में हम देख रहे हैं कि लंग्स की कसरत होनी ही है। तो आप सबसे नेचुरली, वॉकिंग सबसे नेचुरल एक्सरसाइज है, वो करें, साइकिलिंग करें, और घर में रह के भी आसानी से किया जा सकता है। घर में रह के भी सीढ़ियां हैं तो बहुत, उससे अच्छी कोई एक्सरसाइज नहीं होती। आप जब एक एक सीढ़ी करके चढ़ते उतरते हैं तो यंगस्टर्स के लिए एक्सीलेंट एक्सरसाइज है। महिलाएं डांस कर सकती हैं, डांसिंग भी बहुत अच्छी इस समय फिटनेस बढ़ाने की एक्सरसाइज, जिससे मन भी लगा रहेगा, एंटरटेनमेंट भी रहेगा, फिटनेस भी बढ़ेगी। दूसरी बात आपने बोला तो मैं बोलना चाहूंगा कि हमको अपनी लाइफ स्टाइल को सुधारना पड़ेगा, हमको अपने हमारी हैबिट्स को इंप्रूव करना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट लाइफ स्टाइल में अच्छा फूड, हेल्दी फूड आवश्यक है। नंबर 2 कंट्रोल्ड फूड। नंबर 3 वेट को तो कंट्रोल रखना ही पड़ेगा। हमारा वेट हमारी हाइट से उस प्रोपोर्शन को लेकर चलता है, जिसको बॉडी मास इंडेक्स कहते हैं। बॉडी मास इंडेक्स 20 से 25 के बीच रहना परफेक्ट फिटनेस का द्योतक है। तो वेट कंट्रोल आवश्यक है। उसके अलावा हमको एडिक्शन से दूर रहना पड़ेगा। कोई स्मोकिंग, टोबैको, अल्कोहल, ये खराब एडिक्शंस हैं और हमारे शरीर को नष्ट करते हैं। स्मोकिंग तो लंग्स को पूरी तरह से सीधे अटैक करता है। एडिक्शन हो तो उनको छोड़ने का ये बहुत अच्छा मौका है और उससे दूर रहना आवश्यक है। रेगुलर एक्सरसाइज करिए, वॉकिंग करिए, इस तरह से हम देखें आप अपने आप की हमारी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। उसके अलावा अपने आप को व्यस्त रखें। आई थिंक ये बहुत अच्छा मौका है, जब हम लोग बाहर निकलना हमारा बंद हो गया है तो घर में अपने परिवार के साथ समय ज्यादा व्यतीत करें, आपस में एका बढ़ता है और बहुत अच्छा मौका है जब हम पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ घर में भी इंडोर बोर्ड गेम्स खेल सकते हैं। चेस है, कैरम है, चाइनीज चेकर है, घर में आप बैडमिंटन खेलिए। हम लोग बचपन में क्रिकेट घर में खेलते थे, हम दोनों ब्रदर्स, ऐसे ही घर में फुटबॉल भी खेली जा सकती है। तो आप देखेंगे कि बहुत सारे एक्टिविटीज हम घर में कर सकते हैं, जिससे फिटनेस भी बढ़ती है, मन भी लगा रहता है, हैप्पीनेस भी बनती है और हम नेगेटिव माहौल से दूर अपने को रख पाते हैं। जी बिल्कुल। सर, आपसे मैं ये भी जानना चाहूंगा, क्योंकि लंबे समय से आप 1 साल से ज्यादा कोरोना वॉरियर्स हैं, आप लोगों को भी बचा रहे हैं और जिस तरह से हॉस्पिटल में भी देखने में आता है, अग्रवाल हॉस्पिटल में जिस तरह से मरीजों की तादाद देखने में आती है, तो आप किस तरह से सर अपने आप को मोटिवेट रखते हैं? पीएन अग्रवाल साहब खाली समय में कैसे क्या करते हैं, क्या सुनते हैं और कैसे अपने आप को स्वस्थ रखते हैं सर? आप वो भी आप हमारे दर्शकों को बताइए। बिल्कुल, आपने जो खाली समय 2 शब्द बोले हैं बड़े अब तो इनवैल्यूएबल हो गए। अब कहाँ रह गए हैं, खाली समय रह नहीं गया है।
मिस करते हैं, परंतु मैं हैप्पी हूँ कि जो भी फोन कॉल आता है उसके पीछे एक परिचित होता है, एक पेशेंट होता है जो किसी दूसरे के बारे में, अपने बारे में, उपचार के बारे में जानना चाहता है। तो इट्स ऑलवेज अ प्लेजर, ज्यादा समय मैं इसमें व्यतीत करता हूँ। देखिए मैं भी व्यस्त बहुत रहना पड़ता है, पेशेंट सीरियस है, स्ट्रेस तो बहुत होता है कि सीरियस मरीजों का ट्रीटमेंट करना, उनकी अच्छाई, उनकी रिकवरी के लिए स्ट्रेस हमको होता है, परंतु साथ साथ अपने और अपने परिवार को प्रोटेक्ट करना भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मेरे अस्पताल में काफ़ी सारे वर्कर्स हैं जो साथ ही मेरे काम करते हैं, तो उन सबको भी सेफ रखने का बहुत बड़ा हमारा स्ट्रेस है। हाँ, आपने मुझे इतनी तारीफ की उसके लिए धन्यवाद। मैं तो ये कहता हूँ कि फिटनेस और वेट कंट्रोल सबसे सिंगल मेरा रूल या कायदा है। वेट कंट्रोल अगर आप रखेंगे, हम में से सब रखेंगे, तो आप देखेंगे कि हमारी फिटनेस, हमारी लॉन्गेविटी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कई गुना लंबी चलेगी, क्योंकि हम जब हमारा प्रॉपर वेट होता है तो मिनिमम एनर्जी का कंजम्पशन होता है, मिनिमम ऑक्सीजन का कंजम्पशन होता है, हमारे लंग्स हेल्दी होते हैं, हार्ट हेल्दी होता है, तो हम कई गुना ज्यादा हवा खींच सकते हैं एटमॉस्फेयर से। हमारे लंग्स में जब हवा भरती है तो आप देखेंगे लंग्स में इतनी ज्यादा रिजर्व ऑयल इकट्ठा हो जाता है, जो रिजर्व है उसको हम बढ़ाते हैं। यहीं पर ये कहना चाहूंगा, एक बहुत अचंभित कर देने वाली बात है कि कैसे कोविड के लंग्स कैसे होते हैं। मैं अगली बार आपको मैं वीडियो दूंगा जिसमें आप अपने दर्शकों को दिखा सकेंगे कि कोविड लंग्स कैसे छोटे छोटे हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं। लंग्स में हवा भरी होती है, स्पॉन्जी होते हैं, परंतु कोविड के लंग एक सॉलिड से लंग बन गए हैं। और सच में मतलब इस बीमारी में लंग्स का श्रिंक होने की प्रोसेस शुरू हो जाती है और इसीलिए ऑक्सीजन कम होती है। तो हमको अभी से अपने लंग्स को स्ट्रेंथन करना है, हार्ट ऑटोमेटिकली स्ट्रेंथन होना चाहिए, और अपनी जो बीमारियां उनका प्रॉपर इलाज करिए, अपने बीमारियों को नियंत्रित करिए। अच्छी लाइफस्टाइल से हम देखेंगे कि हार्ट, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, ये सब चीजें वैसे भी नियंत्रित रहेंगी। तो अब आगे तीसरी वेव की भी बात चल रही है, तो देखते हैं जी। तो बिल्कुल सर, लंग्स के लिए आप बता सकते हैं कि उसके लिए क्या हेल्दी खाना क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए ताकि लंग्स मजबूत रहें हमारे? जी देखिए, लंग्स के लिए जनरली हेल्दी खाना जो बैलेंस डाइट होती है, अच्छी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट लीजिए, प्रोटीन्स लीजिए, कुछ लिमिटेड फैट लीजिए, इसमें लिक्विड ज़्यादा लेना अच्छा रहेगा, मिल्क लीजिए, सूप्स लीजिए, शेक्स पी सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं, कुछ लोग नॉन वेजिटेरियन फूड, हेल्दी फूड खाइए, ज़्यादा फ्राइड नहीं खाना, बेसन से बनी हुई चीज़ें अच्छी नहीं होती डाइजेशन के लिए। लंग्स के लिए बहुत ज़्यादा ठंडा अगर खाना पीना हुआ, ठंडा वातावरण हुआ तो नुकसान कर सकता है। आप एसी में सो रहे हैं, कूलर के ठीक सामने सो रहे हैं तो भी चेस्ट कंजेशन बढ़ सकता है, उसका ध्यान रखें। धूल, पॉल्यूशन, इससे भी बचें, धुएं से भी बचें। घर में कुकिंग कर रहे हैं, घर के वातावरण में अगरबत्ती, हवन पूजन में भी कई बार धुआं बहुत रहता है, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है। खाने का यहाँ तक सवाल है, बेसिक बातों पे हम स्टिक करें तो हम लोग हेल्दी फूड उसको बोलेंगे। जी सर, एक सवाल और था कि अगर किसी को कोरोना हो जाता है और खांसी चलती है लगातार, तो वो कब सीटी स्कैन करवा सकता है, उसका सही समय क्या है? देखिए, पहले तो मैं बोलना चाहूंगा कि व्यक्ति खुद से अपने आप ना डिसाइड करे कि सीटी स्कैन करना है और कब करना है। देखा जाए कि लोग चले जा रहे हैं, बुखार आता है, एक दिन 2 दिन में चले जाते हैं, थर्ड डे पे आते हैं और सीटी स्कैन नॉर्मल रीडिंग देता है या बहुत 1/25 देता है। तो नॉर्मल रीडिंग में उनको लगता है कि मेरे लंग्स तो अच्छे हैं, पर उनके लंग्स तो अच्छे ही रहेंगे, शुरू के 3, 4, 5 दिन तक लंग्स में एक्चुअल इन्फेक्शन नहीं दिखता है। तो ये वो समय होता है जब हम मिसगाइड हो जाते हैं। आप लोग तो अपने डॉक्टर की सलाह लीजिए, उनको दिखाइए, उनको डिसाइड करने दीजिए। हम लोग पहले एक्सरे भी चेस्ट का कर लेते हैं, उसमें भी पता चल जाता है। ऑक्सीजन लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ऑक्सीजन लेवल यदि ड्रॉप हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि लंग्स में इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, वही सबसे पहला इंडिकेटर होता है और ऑलमोस्ट सिनोनिमस होता है। अगर ऑक्सीजन 98, 99 चल रही है तो आप मान के चलिए कि लंग्स में डिजीज नहीं पहुंची है। तो जनरली हम लोग 5th डे ऑनवर्ड सीटी स्कैन को रेकमेंड करते हैं। 5 से 8 या 10 दिन के बीच में एक सीटी स्कैन होना चाहिए उन व्यक्तियों का जिनके ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप हो रहे हैं या जिनको सांस ज्यादा फूल रही है, तो उसमें एक डेफिनेट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। और यदि लंग्स में इन्वॉल्वमेंट हुआ तो फिर हमको एग्रेसिवली उसको डील करना पड़ता है। यानी सर, सिटी स्कैन का जो ऑप्शन है वो बहुत डॉक्टर की सलाह पर लें और बहुत ही आखिरी में लें, क्योंकि सर सुनने में ये भी आता है कि ये बहुत खतरनाक होता है, इससे कैंसर होने का भी खतरा होता है, क्योंकि जिस मशीन में पूरा स्कैन होते हैं। देखिए, एक्चुअली आज के समय में बहुत अच्छे स्कैनर्स आ गए हैं, रेडियोग्राफी भी बहुत सुधर गई है। पहले आज से 30 साल पहले एक्सरेज में ज्यादा रेडिएशन से कैंसर का डर था। आजकल की मशीनें बहुत अच्छी हैं, बहुत ज्यादा सेफ्टी है उसमें, तो 1 या 2 या 3 सीटी से भी कैंसर का होने की संभावना नहीं रहती है। ये तो एक मन से हमको अपना भ्रांति हटानी पड़ेगी। बहुत सेफ है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बिल्कुल, तो इस तरह की अफवाहें सर चल रही है सोशल मीडिया पर। बिल्कुल ठीक है, तो ये अफवाहें ही है, गलत मैसेज है, ऐसा नहीं होता है।
जी, सेफ्टी है, परंतु उसमें इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट मिलती है। और हम एक्सरे में बहुत कुछ नहीं देख पाते हैं, सिम्टम से पता नहीं चलता है, और मार्कर से भी एक्चुअल लंग्स की स्थिति नहीं पता चलती है। एक सीटी स्कैन में 3 डायमेंशनल पिक्चर मिल जाती है, उसका जो वीडियो स्कैन में ऊपर से नीचे तक स्कैन करता है, तो लंग्स के आगे पीछे साइड के डिफरेंट लोब्स होते हैं। राइट लंग में 3 लोब्स होते हैं और लेफ्ट लंग में 2 लोब्स होते हैं। ऐसे करके उन 5 लोब्स के भी 5 डिवाइड करके 25 एरियाज इन्होंने बना दिए हैं, जिस तरह को हम जिसमें डिस्क्राइब करना आसान होता है कि एक्चुअली कौन कौन से एरियाज इन्वॉल्व है। तो डिजीज का प्रोग्रेशन या रिकवरी दोनों हमको सीटी स्कैन से ही पता चल पाती है। जी सर, भारत में इस वक्त कोरोना के कौन कौन से टीके उपलब्ध हैं, ये भी आप बता दीजिए। और जो चल रहे हैं अभी कोविशील्ड और कोवैक्सीन, इन दोनों में से कौन सा बेस्ट है? क्योंकि ये भी सुनने में आ रहा है कि कोवैक्सीन अच्छी है या कोविशील्ड अच्छी है, आप ये भी अफवाह दूर करें। जी देखिए, ये 2 तो हो गए, तीसरा स्पुतनिक नाम से अभी फर्स्ट में से शुरू हुआ, रशियन वैक्सीन है, वो उन्होंने हमको दिया है। तो इस तरह अब 3 वैक्सीन हो गए, कोविशील्ड है, कोवैक्सीन है और स्पुतनिक का वैक्सीन है। जहाँ तक सवाल एफिकेसी की है, तो कोई मेजर अंतर नहीं है दोनों के बीच में। हम लोग का सबसे पहले कोरोना वायरस होने के नाते हमको कोविशील्ड का वैक्सीन लगा था, कोवैक्सीन भी आ गया, दोनों ही बहुत इफेक्टिव हैं। बात यह है कि वैक्सीनेशन होना आवश्यक है। आपके सभी दर्शकों से मेरा विनम्र निवेदन है कि वैक्सीनेशन जरूर करवाइए, अपना भी अपने परिवार के हर सभी सदस्यों का करवाइए और त्वरित करवाइए, क्योंकि जितने जल्दी आप वैक्सीनेशन हम कराएंगे और जितना शेड्यूल दिया है उसी हिसाब से कराना पड़ेगा। डिफरेंस कोवैक्सीन में अभी 4 वीक्स का बोल रहे हैं, कोविशील्ड में 6 से 8 वीक्स का बोल रहे हैं, तो उसी तरह से चलने दीजिए। वैक्सीनेशन के बाद हमारे 15 डेज के बाद हमारी इम्यूनिटी बनती है, और जो भी व्यक्ति वैक्सीनेटेड है, आप देखिए उनको संक्रमण होने के बावजूद भी फॉर्चुनेटली उनको किसी को सीवियर डिजीज नहीं हो, किसी की डेथ नहीं हुई है, जबकि अनवैक्सीनेटेड व्यक्ति के अंदर काफ़ी बीमारियां सीवियर हो रही हैं और डेथ भी बहुत हो रही हैं। तो सबसे आवश्यक है वैक्सीन लगवाना, कौन सा जो अवेलेबल हो, जो गवर्नमेंट की तरफ से मिल रहा है, जो आपको ऑप्शन है, तो सभी एक बराबर है, उसमें कोई अभी हमको ये सोचना नहीं चाहिए कि कौन सा लगाऊं। जी सर, बिल्कुल। तीसरी वेव सर आने वाली है कोरोना वायरस की, तो इसमें सर आप हमारे दर्शकों को बता सकते हैं कि अब कोरोना के नियम के अकॉर्डिंग ही हमें जीना होगा ताकि इससे बच सकें, क्योंकि जाहिर सी बात है सर, अब तो काम भी करना होगा और इसका खतरा भी रहेगा। तो कैसे अपने आप को बचाए रखें और आगे बढ़ें? बहुत सीरियस और बहुत अहम बात आपने करी है। ऑलरेडी हम सेकेंड वेव से जूझ रहे हैं, जिसको संभाल नहीं पा रहे हैं। उसमें हमने देखा कितना भयंकर पोटेंशियल है, कैसे कई गुना लोग बीमार हो रहे हैं, किस तरह से डेथ्स हो रही है, सीवियर डिजीज हो रही है, ऑक्सीजन किस तरह से ऑक्सीजन की कमी हो रही है। तो पूरा देश घबरा गया है। ऐसी इतनी बड़ी पॉपुलेशन के साथ में संभव नहीं है इतने बड़े रिसोर्सेज जनरेट करना। सर आपका एक कमेंट ये ऑक्सीजन की कमी पर भी मैं चाहूंगा। किस तरह से सर आप देख रहे हैं कि हमारे देश में ऑक्सीजन की कमी है, कई प्लांट बंद है, अब वो चालू हो रहे हैं, क्या ये तैयारी पहले ही नहीं करना चाहिए थी जो वक्त मिला था हमें? देखिए, हम लोग ने बार बार बात की, दिसंबर में, जनवरी में पूरा देश में कोरोना समेटता चला जा रहा था, खत्म होता जा रहा था, हॉस्पिटल्स को क्लोज करते जा रहे थे, दवाइयों का रेमडेसिविर का प्रोडक्शन बंद होने लगा था क्योंकि उसकी जरूरत नहीं पड़ रही थी। तो ऐसे किसी को अंदेशा नहीं था कि इस तरह से खराब हो। आप बताइए, किसी ने सोचा था क्या आज हम कह पाएंगे कि थर्ड वेव कैसी होगी? इट्स नॉट रियली पॉसिबल। तो किसी ने नहीं सोचा था, और सब कुछ अच्छा चल रहा था। हमारे पास बहुत पहली वेव बहुत जबरदस्त शानदार तरीके से हमारे गवर्नमेंट ने इसको हैंडल किया था। देखिए कैसे हमको जो लॉकडाउन में समय मिला तो हमने कितने रिसोर्सेज जनरेट कर लिए, सारे हॉस्पिटल जनरेट कर लिए थे, और एम्स दिल्ली से डॉक्टर गुलेरिया के अंडर बहुत अच्छा एजुकेशनल मटेरियल पूरे हिंदुस्तान में फैलाया गया था, स्प्रेड किया था, उसी के तहत सबने ट्रीट किया था। एक यूनिफॉर्मिटी थी हमारे पूरे इंडिया में। परंतु इस बार जो हुआ है, हमारे देखिए प्रॉब्लम हमारी पॉपुलेशन थी, हमेशा से थी। पोटेंशियल 135 करोड़ की आबादी में इस तरह का इन्फेक्शन होता, तो हम अमेरिका से 4 गुनी ज्यादा आबादी है, और हमारे यहाँ पे बड़ी डेंस पॉपुलेशन, डेंसली क्राउडेड एरिया में हम लोग रहते हैं, हमारे यहाँ गैदरिंग का बहुत बड़ा प्रचलन है। तो ऐसे में तो ये तो पोटेंशियल था ही सही, यदि फैलना शुरू होगा तो कहीं भी पहुंच जाएगा। इस बार उसका पोटेंशियल दिखा। वायरस इस बार 1 के बजाय 10 को अटैक कर रहा था। उसकी जो पहले की जो माइल्ड तरह की जो उसकी बीमारी थी वो छोड़ के सीवियर कैटेगरी में जा रहे हैं। ऐसे लोग मतलब जिनको समझ में नहीं आ रहा क्या हुआ 10-12 दिनों में, तो उनके अंदर ऑक्सीजन की कमी होने लगी और त्राही होने लगी, जो सारे डिजीज। अच्छा, दूसरी बात गलती रही कि जो व्यक्ति बीमार है, जिसको समझ में आना चाहिए था कि मेरा उम्र ज्यादा है, मुझे बीमारियां हैं, मुझे घर में छुप के रहना चाहिए, ये कौन बताएगा? 50 बार उनको हर बार देखिए, हर दिन हर जगह ये फोन पे खबर आ रही है, ये टीवी में देख रहे हैं, बड़े बड़े डिस्कशन हो रहे हैं चैनल्स में, आप लोग बता रहे हैं, हम लोग बता रहे हैं, फिर क्यों निकल के हम बाहर जा रहे हैं? क्योंकि हम अपने मौत को क्यों मुंह बुलावा दे रहे हैं? आप देखिए इसमें किसकी गलती है? अभी भी हमको आगे बचने के लिए सबसे पहली आवश्यकता रहेगी, हमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाना ही पड़ेगा। मास्क होना ही चाहिए। क्यों लोग बिना मास्क के मार्केट में घूम रहे हैं? क्यों लोग शॉपिंग करने जा रहे हैं? क्यों लोग बड़े बड़े गैदरिंग में जा रहे हैं? अगर जाएंगे, शादियों में 50-200 लोग जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? जबकि गवर्नमेंट के स्ट्रिक्ट नॉर्म्स हैं।
हम जा रहे हैं, अपनी मौत खुद बुला रहे हैं। आप देखिए ना, इसमें मैं किसको दोष दूं? मैं अपने आप को दोष दूंगा ना। क्यों नहीं मैंने मास्क पहना? 2 मास्क क्यों नहीं पहन रहा हूँ? इसमें मुझे कौन रोक सकता है मास्क पहनने से? मुझे तो बोल रहे हैं मास्क पहनिए। तो मास्क पहनना जरूरी है। और थर्ड वेव के लिए भी सबसे अहम रहेगा अपना बिहेवियर। सबसे पहले मास्क पहन के प्रोटेक्ट रखिए। नंबर 2, गैदरिंग्स में मत जाइए। नंबर 3, अपने आप को दूसरों से दूर रखिए, डिस्टेंस बना के रखिए। सोशल कीप अवे फ्रॉम एवरीबॉडी। घरों में रहिए, घर से सब काम करिए। और चौथा, आप अपने डिजीजेस को कंट्रोल करिए। अपनी डिजीज जो भी ऑनलाइन बात करिए, कंट्रोल में रखिए। और हैंड वॉशिंग, बेसिक बातों पर फिर से जाना पड़ेगा। हैंड वॉश करिए, हैंड हाइजीन रखिए। परंतु स्प्रेड वायरस फैलता है माउथ से। यदि हम देखिए, मैं भी अभी पूरे अस्पताल में राउंड लेता हूँ, पेशेंट देखता हूँ, ओपीडी में 2 मास्क में पहनता हूँ। इसके ऊपर 1 मास्क और होने से मेरी सेफ्टी 100% बढ़ जाती है। इस समय जब मैं ये डबल मास्क पहन लूंगा, आप देखेंगे फिर मैं पूरी तरह प्रोटेक्टेड रहूंगा। तो इसको सब लोग से, सभी से रिक्वेस्ट है कि आप मास्क पहनिए। यही हमको आगे भी बचाएगा। एक बात। नंबर 2, बाहर मत जाइए, बिना बेवजह घूमना बिल्कुल मत जाइए। और मास्क नहीं पहन के आप अपना और अपने पूरे परिवार का नुकसान कर रहे हैं। और यदि मास्क पहन के आप रहेंगे तो आपको वायरस कभी छू नहीं पाएगा। ये फिर से आप सबकी गारंटी। थर्ड वेव में जो हम देख रहे हैं कि मल्टी म्यूटेंट वायरस आ रहा है, 3 म्यूटेशन वाले वायरस आइडेंटिफाई हो रहे हैं। ये और भी अग्रेसिव होगा। इस बार बच्चों पे ज्यादा नुकसान होने की संभावना है। पहले वेव में 1% बच्चे बीमार हुए थे, अभी 10 से 12% संक्रमित हो रहे हैं। और अक्टूबर या नवंबर में अपेक्षित है ये थर्ड वेव आने का। क्योंकि ऑलरेडी देखिए, यूरोप में, अमेरिका में 4th वेव भी चल पड़ी है। इंग्लैंड से शुरू, वहां से यूएसए पहुंची, कनाडा, स्वीडन, ऐसे करके अभी करीब पूरा यूरोप ऑलमोस्ट शटडाउन में था जनवरी, फरवरी, मार्च में। तो हम लोग वहाँ ऑलरेडी ये चीज चल रही थी। तो हमको इस वेव से बचना है। हमारे देश में इतनी आबादी है, हमारे पास इतने डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज हैं। इसलिए अगर हम फर्स्ट वेव के जैसे अपने आप को बचा पाए तो आप देखिएगा हम बहुत सेफ रहेंगे और अच्छे रहेंगे। बिल्कुल सर, बच्चों, बुजुर्गों और प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए भी आप बता दीजिए उनको किस तरह की सावधानी रखना होगी? बेसिक सावधानी सबको फिर से वही फॉलो करनी है। सभी को मास्क पहन के रखना है। बच्चों को घर से बाहर दूसरे बच्चों के साथ खेलने ना जाने दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। घर में ही रहें, घर में आपस में बच्चे खेलें। और अपने इवन दोस्त और क्लोज फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के जाने में भी वही रिस्क है। संक्रमण कहाँ से मिल जाएगा पता नहीं चलता है। ऐसे बुजुर्गों के लिए तो पूरी तरह से घर में रहें तो सेफ है। और घर में भी बच्चों को, हम लोगों को समझना पड़ेगा, हम जब घर जाते हैं तो हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे बच्चे, हमसे संक्रमण उन तक ना जाए। हम लोग घर जाके प्रॉपर तरीके से अपने क्लोथ वॉश में डालें, हैंड वॉश करें, मास्क पहने। और यदि थोड़ा भी लगता है कि इन्फेक्शन की संभावना है तो अपने आप को अलग करें, क्वारंटाइन करें और टेस्ट करवाएं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट तरीका रहेगा। और जहां तक छोटे बच्चों का सवाल है, उनके लिए अब ज्यादा इस बार सभी उनके गवर्नमेंट एजेंसीज उनके लिए आईसीयू से ज्यादा कर रही है, डॉक्टर ज्यादा चैतन्य हैं। उनके वैक्सीनेशन जैसे शुरू होंगे तो उससे भी फायदा होगा। ये बात है जी। बिल्कुल। तो ये जो टिप्स हैं, अब आपको थर्ड वेव को की कहा, ये भी जा रहा है कि कोरोना की दूसरी लहर तो देख ही चुके हैं हम, थर्ड और ज्यादा खतरनाक होगी। और इससे बचने के लिए, जैसा कि श्वास रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पीएन अग्रवाल साहब ने कहा कि अब मास्क पहनना पड़ेगा। कोरोना के जो नियम हैं उसके अकॉर्डिंग ही अब हमें जीना होगा, तभी हम इस वायरस से बच पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया पीएन अग्रवाल साहब, आपने एशियानेट न्यूज हिंदी के लिए वक्त निकाला। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर भी करें। और हमारे चैनल एशियानेट न्यूज़ हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसके नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।